स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको रिवर्स हम लोग चलेंगे, बैकवर्ड। और मैं पिछले सेट में या पिछले वीडियो में कहा जाए, मैं लास्ट सेट करा चुका था। अब ये आपका सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट में आपको देखना है थोड़ा सा, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं जो ऑप्शन है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा और सभी बच्चे अनसॉल्व से मैच करें, और जहाँ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लें। तो देखिए इसमें क्या है ना, ए पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं कर सकता, जो मिस्टेक करता है उसको हम फालिबल कहते हैं, और जो मिस्टेक नहीं करता है उसको हम इनफालिबल कहते हैं। वैसे इनफालिबल का मतलब जानते हो क्या होता है? इनफालिबल का मतलब होता है अचूक। अचूक का मतलब होता है कि जिससे चूक ना होती हो, उसको अचूक कहते हैं। तो फालिबल का एंटोनिम है इनफालिबल। तो यहाँ पर क्या क्या दिया? यहाँ पर दिया है इनफालिबल, इनविटेबल, इनविजिबल और ओमनीसाइंट दिया है। तो ओमनीसाइंट माने सर्वज्ञ होता है, इनविजिबल माने अदृश्य होता है, इनविटेबल माने अवश्यंभावी। अवश्यंभावी का मतलब जो निश्चित रूप से संभव हो। जैसे कहते हैं कि डेथ इज इनविटेबल, यानी मृत्यु अवश्यंभावी है, यानी अवश्य संभव है, अवश्य होने वाली है, वो होता है इनविटेबल। इसके बाद पहला लिखा हुआ है आपका इनफालिबल। तो जो यहाँ पर ए पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, यानी 1, इनफालिबल। इसके बाद दूसरा जो और दिया हुआ है वो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कंसेंट। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कंसेंट। खास तौर पर माँ की सहमति से जन्म के बाद जिस बच्चे को मार दिया जाता हो उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं, चूँकि इन्फेंट माने शिशु होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। अब देखो जो आपका सेंटेंस दिया हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। समझने के बाद फिर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह के दिए हैं, फिर उन्हीं से हमको ये तय करना पड़ता है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो इन्फेंटिसाइड दिया है, इंसेक्टिसाइड दिया हुआ है, इनविटेबल दिया है, होमिसाइड दिया है। होमिसाइड जानते हो, नर हत्या। और इनविटेबल अभी अभी मैंने बताया। इंसेक्टिसाइड माने कीड़ों को मारना होता है इंसेक्टिसाइड, और इन्फेंटिसाइड माने होता है शिशु की हत्या करना। फिर लिखा सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। दिया हुआ कीप द वुल फ्रॉम द डोर। हिंदी में आपने पढ़ा होगा भुखमरी को दूर करना। अगर इसकी हिंदी अर्थात हिंदी में भी मीनिंग अगर आपको तैयार है तो निश्चित तौर पर आप इसके सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रन एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, मतलब एक स्वतंत्र व्यापार करना। फिर लिखा है कीप द स्पिरिट अप, अर्थात आत्मा को ऊपर बढ़ाना या उत्साहित करना। फिर है लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन जीना। फिर है अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन माने क्या होता है? भूख होता है। स्टारवेशन माने भूख। अब यहाँ पर नहीं, स्टारवेशन माने भूखमरी होती है, स्टारवेशन। और स्टारवेशन माने भूखमरी, और अवॉइड माने दूर करना, तो भूखमरी को दूर करना। ठीक है ना। बीटन हॉलो लिखा है, बीटन हेलो इसमें लिखा है, जिसका सही होगा आपका बीटन हॉलो। ठीक है ना, बीटन हॉलो। तो यहाँ पर हॉलो का मतलब देखिए, हॉलो माने खोखला होता है, हॉलो माने गड्ढा भी होता है। लेकिन जब इसको एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं हॉलो को, तो हॉलो माने कुल मिलाकर होता है, सर्वथा जिसको कहते हैं। बीटन हॉलो, तो यहाँ पर आपको जैसे ना कुल मिलाकर उसको पीट डालना या पराजित कर देना। तो यहाँ पर होता है टू डिफीट समवन,
to defeat someone easily with लार्ज अमाउंट। ये इसका सेंस है, ये इसका सेंस है जो यहाँ पे बीटन होलो दिया है। लेकिन अब इतना बड़ा ऑप्शन आपका विकल्प में दिया नहीं है। ये दिया बीटन बाय अ सिलेंडर मार्जिन। सिलेंडर माने थोड़ा हल्का होता है, कम मात्रा में किसी को पराजित करना। फिर लिखा है बीटन कॉम्प्रिहेंसिवली। कॉम्प्रिहेंसिवली माने होता है व्यापक, ज़्यादा होता है, तो व्यापक तौर पर किसी को पराजित करना। फिर है बीटन डिसऑनेस्टली, बेईमानी से पराजित करना। फिर है बीटन बट रिटेन्ड द ग्लोरी, पराजित किया लेकिन कायम यश यानी कीर्ति को बनाए रखा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि लार्ज मोमेंट, लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में पराजित करना, तो बीटन कॉम्प्रिहेंसिवली, व्यापक रूप से पराजित करना। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन माना जाएगा बी नंबर। फिर इसके बाद लिखा है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इमेंस। लिखा है इमेंस का वेरी लार्ज या फिर वेरी बिग, वास्ट और या फिर ह्यूज। तो चूंकि इसमें ह्यूज है, मिंट है, लिटिल है और टिनी है, तो लिटिल माने छोटा, टिनी माने और छोटा हो गया, मतलब बहुत छोटी चीज़ को टिनी कहते हैं। अब इसके बाद बताते हैं ह्यूज और मिंट। तो मिंट माने पुदीना भी होता है और मिंट माने होता है सिक्के बनाने का कारखाना, ठीक है ना, रुपया बनाने का कारखाना, तो वो मिंट भी कहलाता है। अब यहाँ पर इमेंस का सिनोनिम आपका ह्यूज ही बचता है और ह्यूज आपका बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस माने प्रसिद्ध, शानदार होता है। फेमस इसका मैच करेगा। नोटोरियस को ख्यात होता है। और ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा का मतलब समझते हैं, ईश्वर निंदा। ईश्वर निंदा मतलब जो ईश्वर की निंदा करता हो उसको ईश निंदा कहते हैं। और इंडस्ट्रियस माने उद्यमी यानी परिश्रमी अर्थात मेहनती कहते हैं इंडस्ट्रियस माने। फिर देख लिखा आवर ग्रैंड फादर पास्ड बाई वेन आई वॉज मियरली चाइल्ड। पास्ड बाई, देखो एक होता है पास बाई, ठीक है ना, और एक होता है पास अवे। पास अवे माने होता है गुजरना, गुजरना यानी गो बाई, कहीं से होकर गुजरना। और इस पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना यानी टू डाई, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो पास बाई जो लिखा है वो होता है कहीं से किसी जगह से होकर जाना। ही पास्ड बाई दैट वे, वह उस रास्ते से निकला। ही पास्ड बाई द पार्क द गार्डन, वो बाग से होकर निकला या बाग से निकला। तो पास बाई का मतलब होता है किसी स्थान से निकलना, पास्ड बाई यानी गुजरना लिखा है, निकलना। और पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, और गुजर जाना का मतलब होता है टू डाई यानी मर जाना, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो लिखा हुआ आवर ग्रैंड फादर पास्ड बाई व्हेन आई वॉज मेयरली चाइल्ड, हमारे दादाजी का निधन तब हो गया जब मैं केवल एक बच्चा था। तो यहाँ पर आपका बाई गलत है, जो कि पहले नंबर पे ही लिखा है। वेन, मियरली और ए, ये तीनों सही जगह पे लिखे हुए हैं और सही भी लिखे हुए, तो बाई को टिक करना है। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, एंसेस्टर का एंटोनिम क्या होता है? एंसेस्टर माने पूर्वज होता है, ठीक है। और प्रेडिसीजर का मतलब क्या होता है? वंशज होता है। वंशज माने जो आगे आते हैं। तो प्रोगनी का मतलब होता है संतान या बच्चे। संतान या बच्चे किसी पीढ़ी के हों, अभी के हों, इसलिए यहाँ पर एंसेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका लिखा हुआ है एंशियंट। एंशियंट माने प्राचीन होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। इसके बाद मेडिवल का मतलब मध्ययुगीन होता है, ये भी आपका पीरियड से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है। तो इसलिए प्रेडिसीजर आपका सही है। प्रेडिसीजर एंसेस्टर जो लिखा है वो आपका एंसेस्टर, ये एंटोनियम है ना,
तो इसलिए एंसेस्टर माने पूर्वज हो गए, पूर्वज। और प्रेडिसीजर आपका ये, वैसे प्रेडिसीजर का सक्सेसर होता है, प्रेडिसीजर का सक्सेसर। लेकिन अब प्रोगनी का मतलब संतान से, बच्चे से, जो कि बच्चे किसी भी पीढ़ी के हो सकते हैं। और एंशियंट माने प्राचीन होता है, मिडवेल माने मध्ययुगीन होता है, इसलिए आपका प्रेडिसीजर है। और हो सकता है वैसे प्रेडिसीजर माने पूर्व का होता है, सक्सेसर माने बाद का होता है। तो प्रेडिसीजर से आपका सक्सेसर तो मैच करता है, बट यहाँ पर अगर नहीं है इस तरह से, तो प्रेडिसीजर ही उसकी कैटेगरी का है जो उससे मैच कर सकता है, अदरवाइज फिर ये ऑप्शन ही गलत माना जाएगा। तो वैसे प्रेडिसीजर है, प्रेडिसीजर माने पूर्व का होता है। तो अब पूर्व का होने का मतलब यही है कि जो हमसे पूर्व के हुए, और जो अब जैसे मतलब अब जो अभी इसलिए सही माना जाएगा क्योंकि एंसेस्टर माने कई पीढ़ियों वाले पूर्वज हो गए, कई पीढ़ियों पहले। और जो प्रेडिसीजर है वो हमसे ठीक पहले हो गए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक गैपिंग रहती है, तो इसलिए इसका सही भी हो सकता है। एम्बिगस का मतलब जो होता है वो द्विअर्थी होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, उसके दो अर्थ होते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर वो अस्पष्ट होता है एम्बिगस जो होता है। एम्बिगस का मतलब ये होता है अनेकार्थी, या फिर उसमें कन्फ्यूजिंग, संदेशजनक, दो दो कोई मीनिंग लिखिए और दो तरह का मतलब। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आपका डियर, ठीक है ना। अब ये डियर कैसा है, एम्बिगस वर्ड है। डियर माने प्यारा भी होता है और डियर माने आपका महंगा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कहीं लिखा है तो हमें समझना पड़ेगा किस अर्थ में लिया है, ठीक है ना। ये एम्बिगस। तो अब एम्बिगस का आपका एंटोनिम क्या होगा, एम्बिगस का क्लियर होगा, क्योंकि क्लियर का मतलब क्या है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। अनक्लियर अस्पष्ट होता है। ओपिक का अपारदर्शी होता है। और इनडिस्टिंक्ट का अस्पष्ट होता है। इसलिए पहले आपको क्लियर ही लेना पड़ेगा। चलिए फिर आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। ये तो वोकैब आपका जो यहाँ पे सॉल्व कराया मैंने, अब हम देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि द प्रिंसिपल सेड टू बॉय, ब्रेव यू हैव ब्रॉट गुड नेम एंड फेम फॉर आवर कॉलेज। प्रधानाचार्य जी ने कहा, ब्रेव शाबाश, तुमने हमारे कॉलेज के लिए नाम और कीर्ति कमाई है, या तुम हमारे कॉलेज के लिए नाम और कीर्ति लाए हो। तो अब इसको बनाएंगे यहाँ पर, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर कितने लगा सकते हैं, है ना। जैसे अपलॉडेड कोई लगा देता है ऐसे में, या फिर प्रेज्ड लगा देता है, ठीक, या फिर एडमायर्ड लगा देता है। इतनी अगर कोई मीनिंग रिपोर्टिंग वर्ब में ले रहा है, इस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब ले रहा है, तो उसका वो सही माना जाएगा, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। ये एप्लॉज माने प्रशंसा करना होता है, ये प्रेज्ड माने प्रेज माने प्रशंसा करना होता है, और ये एडमायर माने प्रशंसा करना होता है। लेकिन इनमें से आप एक लगाओगे, और एक लगाने के बाद सेंटेंस किस तरह से चलेगा, सेंटेंस में अपलॉडेड के बाद लिखेंगे आप, अपलोडेड के बाद आपको लिखना है बॉय लिखा हुआ है, तो अपलोडेड, और फिर ये सेड टू बॉय लिखा तो अपलोडेड द बॉय, ये आप करोगे। अब लिखोगे सेइंग दैट, और सेइंग दैट के बाद ही हैड और फिर कर देंगे ब्रॉट गुड नेम एंड फेम फॉर आवर कॉलेज कह रहा है। तो आवर को, चूंकि आवर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो आना चाहिए हिज। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर ने माई कॉलेज कहा होता
तो हिज कॉलेज आ जाता। एक्चुअली उन्होंने खुद प्लूरल का यूज़ किया हुआ है दियर, तो हम लाएंगे तो वो नहीं क्या था पे हिज लाएंगे। जब हिज लाएंगे, लेकिन जब उन्होंने माई की जगह अवर का इस्तेमाल किया है, तो फिर अब हम हिज को हिज न रख करके उसका भी हम प्लूरल रखेंगे दियर। तो यहाँ पर हो जाएगा दियर और हो जाएगा यहाँ पे कॉलेज। और ये आपका बन गया पहला नरेशन। दूसरा लिखा हुआ है शी सेड, कहीं पर कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कोई शक हो, किसी को किसी बात की कोई परेशानी दिक्कत समझ में आ रही हो, तुरंत ही कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अगर कोई भ्रम हो तब भी बताइए, मैं उसको दूर कर दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा इसलिए क्योंकि बेवजह किसी चीज़ में देर लगाना ठीक नहीं है, तो अपलोडेड लगा दिया। और एक बार मैंने कहा था कि अपलोडेड के साथ अगर आप सेइंग दैट लगाते हो तो ये आपका बेटर स्ट्रक्चर होता है, और ये ऐसे वाक्यों में लगाना भी चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ शी सेड मदर प्लीज़ डू नॉट मेक फूड इन डालडा एज इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी, ये दूसरा नंबर है, शी रिक्वेस्टेड हर मदर। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में सिंगल नाउन दिया हुआ है, उसके साथ कोई भी और पॉजिटिव या क्वालिफायर नहीं लगा, तो जब हम उसको नरेशन बनाए तो हमको अपनी तरफ से लगा लेना चाहिए। तो सी रिक्वेस्टेड हर मदर, और मदर के बाद फिर कर देंगे नॉट टू, क्योंकि उसमें डू नॉट रहेगा। प्लीज़ चला गया आपको रिक्वेस्टेड में, ठीक, और इसके बाद आपका डू नॉट बदल गया नॉट टू में, नॉट टू मेक फूड, मेक फूड, और फिर लिखा हुआ इन डालडा, फिर कर देंगे एज इट। आप जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता होगा वो ईज है, सोचता होगा कि ईज को हम कन्वर्ट करें कि ना करें, क्योंकि डालडा तो आज भी उपलब्ध है बाज़ारों में और आज भी लोग बनाते हैं, और कुछ के लिए ये हार्मफुल भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक, इनमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करके चेंजेस होते रहते हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। अगर कंपनी वाले देखते हैं कि ये पब्लिक को नुकसान कर रहा है तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हैं, तो वो जो है हार्मफुल नहीं रह जाता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डालडा जो कभी चलता था स्पेशली, वो जो हानिकारक था, वो ये नहीं कहा जा सकता गारंटी से कि वो आज भी हानिकारक हो। इसलिए हम इसको, कोई यूनिवर्सल सेंटेंस तो है नहीं, ना ही इस तरह का कोई फैक्ट है, ठीक। अगर हम इसको ये सोच लें कि नहीं ये चेंज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हमारी सोच पीछे रह जाएगी। इसलिए आपको ये चेंज करना है कि हो सकता है उस समय जो बन रहा था या बाज़ारों में उपलब्ध था, उस समय लोगों को वो हानिकारक था, या फिर अगर तमाम लोग किसी न किसी चीज़ को खा करके स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन वही चीज़ कुछ लोग खाकर बीमार पड़ जाते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम बेसिकली पूरा कॉमन रूप में अगर देखें तो वो पूरी तरह से नहीं कि नहीं जिसने भी खा लिया वही को नुकसान कर गया हो। कोई भी खाता उसको, किसी को सूट भी कर जाता है, किसी को नहीं करता है, किसी को तो बुरी चीज़ भी सूट कर जाती है और अच्छी चीज़ भी नुकसान कर जाती है। इसलिए ये वैसा कोई सेंटेंस नहीं है परमानेंट हो कि नहीं ये चीज़ हमको इसमें रखनी है। इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि इसको आप यहाँ पर चेंज कर दें, जिससे कि आपका सेंटेंस एकदम सही हो। इट वॉज, और फिर लिख देंगे हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसलिए तो यहाँ पर डाउट की कोई गुंजाइश है नहीं। फिर भी अगर लड़का ये सोचता है कि यहाँ पर हम क्या करें, तो मैंने उनको पूरी बात बता दी है। यहाँ पर आपको सेंटेंस चेंज करना है, मतलब इसको वॉच करना है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का अगर जियोग्राफिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, और कुछ ऐसा प्रैक्टिकली फैक्ट हो, या फिर कोई यूनिवर्सल हो,
या कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, अगर इस तरह का कोई फैक्ट होता तो एक बार विचार करना ज़रूरी था, बट ऐसा कहीं कुछ है नहीं। आगे क्या है, आगे आपका क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। तो एवरीबॉडी नोज इट, मैन इज मोर्टल, कॉम्प्लेक्स बनाना है। एवरीबॉडी knows it, man is mortal। कह रहा है कि हर आदमी जानता है मनुष्य नासवान है या मनुष्य नश्वर है। अब इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लास में बनेगा। नाउन क्लास में कैसे बनेगा, सीधे लिखेंगे एवरीबॉडी। अब जो कोई ऐसे सेंटेंस कोई गलत अगर कर भी देता है तो ठीक है ना, हम नहीं मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा होगा अथवा होगा। इसमें मैन का जो एम है वो आप कैपिटल ही रखिए, क्योंकि इसका अर्थ व्यापक है और समस्त मानव जाति के लिए है। तो यहाँ हो गया, ये बन गया, ये इसको चेंज भी नहीं करना है क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सांसारिक सत्य है ये। तो यहाँ पर आपको मैन इज मोर्टल को मैन इज मोर्टल रखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है एवरीबॉडी नोज, हर आदमी जानता है। अब यहाँ पर जो ईट होता है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और ये ऑब्जेक्ट हमने रिप्लेस किया, इसकी जगह पर ये क्लॉज आ गई सबऑर्डिनेट क्लॉज की, जो वर्ब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, अब हमने इसको उठा करके यहाँ रख दिया, तो जब दोनों अगर कर देंगे इट भी और ये क्लॉज भी तो गलत हो जाएगा, इसलिए इट हटा करके उसकी जगह दैट मैन इज मोर्टल जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अगला सेंटेंस है अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप, शी डिड नॉट मूव और शी डिड नॉट स्पीक। एक गरीब लड़की बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, शी डिड नॉट मूव वो हिल नहीं रही थी या हिलती नहीं थी, और शी डिड नॉट स्पीक वो बोलती नहीं थी। या हम ये कह दें कि एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी, वो कुछ बोली नहीं और वो हिली नहीं। तो अब देखिए, कुछ बोली भी नहीं और हिली भी नहीं, मतलब बिना बोले और बिना हिले। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ए पुअर गर्ल stood at bus stop विदाउट, जो पहले लिखा उसको पहले लिख देंगे, विदाउट मूविंग एंड, विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वहाँ पर न दिख रहा हो। अब आप अर्थ निकाल कर देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस बना हुआ, सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। अगर थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाना है, ठीक है ना, तो एट बस स्टॉप उठा करके ये एट ऑफ प्लेस ये आप आगे कर सकते हो ऐसे, एट बस स्टॉप, ठीक है ना, ये हो गया। अ पुअर गर्ल स्टूड विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, मतलब बस स्टॉप पर एक लड़की बिना बोले और बिना हिले, बिना हिले बिना बोले खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर अगर वैसे तो ये जो पूरा बना हुआ है, ठीक है, वो एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्ब जहाँ पर है वो बना रहने दीजिए। बाकी आपका जो फ्रेज है उसको आपने जोड़ दिया। फिर भी अगर और थोड़ा सा परिवर्तन हम चाहें कि क्या किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है। एट बस स्टॉप को इधर ले आइए और ए पुअर गर्ल स्टूड विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई वेस्ट मनी। बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है यहाँ पे, स्पेशल, वाई वेस्ट मनी।
ध्यान से सुनते रहिएगा। सेंटेंस बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे लड़के बना भी नहीं पाते हैं, जबकि इसके बनाने के तरीके कई हैं। जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन कुछ इसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर गलत कर देते हैं। ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है और यहाँ पर आपको बनाना असर्टिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेशन हटाना है, असर्टिव सेंटेंस आ जाना चाहिए, चाहे वो अफर्मेटिव में आए और चाहे वो निगेटिव में आए। फिलहाल वाई वेस्ट मनी को पहले समझते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि धन बर्बाद क्यों करें, धन बर्बाद क्यों करें। अब धन बर्बाद करने का मतलब ये है कि हम लोग धन बर्बाद क्यों करें, और क्यों करें का मतलब हमें धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इतना बार समझ गए हो तो पहला सेंटेंस अगर बना देते हो, यहाँ हालांकि सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादातर लड़के इसी बात पर मात खा जाते हैं कि वो सोचते हैं सब्जेक्ट कोई आए नहीं, किसको उठा के रखें। आई होता, वी होता, यू होता, दे होता, बॉयज़ होता, पुअर मैन होता, बिजनेस मैन होता, कुछ ऐसा होता तो उठा के रख देते, लेकिन वो सेंस नहीं समझ पाते हैं। जब सेंस नहीं समझ पाते हैं तो कुल मिलाकर उनको यही प्रॉब्लम होती है कि अब हम इसका क्या करें, सब्जेक्ट कहाँ से लाएं, या फिर लाएं तो कौन सा लाएं। यहाँ पर वे वाई वेस्ट मनी का मतलब है कि धन बर्बाद क्यों करें, क्यों करें मतलब कोई भी हो, हम क्यों करें, यानी हमें धन बर्बाद, हमें का मतलब ये होता है कि सभी पूरे समाज, पूरा जो जन समुदाय है, सबके लिए बात कही जा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा वी। तो एक सिंपल जो सेंटेंस आसानी से बना सकते हो, वी शुड नॉट वेस्ट मनी, वी शुड नॉट वेस्ट मनी। अगर बिल्कुल अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी तजुर्बा नहीं है कि ग्रामर में इसके और भी क्या नियम है, तो सिर्फ सीधे आप यही बना सकते हो। तो वाई वी शुड नॉट वेस्ट मनी। दूसरा हम बना सकते हैं इज इट, इट इज नो गुड टू वेस्ट मनी। आप एक तो ऐसे बना सकते हो, ठीक। इसके बाद आप बना सकते हो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी। इनमें सब में क्वेश्चन मार्क हटाते जाएंगे क्योंकि ये सब इंट्रोगेटिव नहीं है, ये आपके असर्टिव है। ये आपका अफर्मेटिव असर्टिव है, ये आपका निगेटिव आपका असर्टिव है, और ये आपका अफर्मेटिव असर्टिव है। तो यहाँ पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, इट इज नो गुड टू वेस्ट मनी, और वी शुड नॉट वेस्ट मनी। तो आप इन तीनों में कोई भी जो आपको सुविधा जिसमें लगे और बहुत अच्छे से मन में बात जो समझ में आ रही हो, उसको आप समझो कि हम ये बना सकते हैं। और इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता रहेगा जब तक आप अंग्रेज़ी पढ़ते रहोगे, कंपटीशन की हो या एकेडमिक हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपने बना लिया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको नरेशन में। तो नरेशन में अगर ये आ जाता है ना, तो नरेशन में फिर आपको कैसे एडजस्ट करना है ये आप समझो। मुझे चलिए मैं यही आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि अगर वहाँ पर ऐसे लिखा हो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ऐसे करके लिखा हो व्हाई वेस्ट मनी, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क लगा है और ये है आपका सेंटेंस, ठीक। तो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन रखता हूँ कि इसका आंसर या साथ आप नरेशन कमेंट में बना करके मुझको पोस्ट करें, भेजें। मैं देखूंगा कि आप कैसे बनाते हो। नहीं तो फिर जब नहीं जिससे बनेगा या कोई बात होगी या कोई शंका, कोई भ्रम, तो मैं उसको अगले वीडियो में बेहतर बताऊंगा पूरा। क्योंकि अगर मैं अभी ले लूँगा तो आगे जो सेट पड़ा हुआ है वो रह जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग समझ रहे हो कि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो रहा है। फिलहाल इसको बना के दिखाइए, कम से कम मैं तो समझूंगा कि कितने लड़कों को ये सेंटेंस नरेशन में भी आ जाएगा इतना एक्सप्लेन करने के बाद। इसके बाद है इट इज़ टाइम टू रिसाइट द रामायण नाउ। इट इज़ टाइम, सेंटेंस है आपका इट इज़ टाइम
to recite the रामायण नाउ। इसको पैसिव बनाना है, दिया हुआ उसमें पैसिव वॉइस में हमको बनाना है। तो देखिए ऐसे वाक्य की जो पैसिव होती है इसका रूल होता है, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन, ये आपका नियम होता है। जब ये इट इज करके, ठीक है ना, और फिर लिखा है रिसाइट, लेकिन यानी इन्फिनिटिव, ये आपका इन्फिनिटिव है। ये इट इज टाइम एक फ्रेज हो गया, ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया। इसके बाद आपका इन्फिनिटिव हो निश्चित तौर पे, लेकिन उसके बाद आपका नाउन हो, ये भी ध्यान रखना है। अगर उसके बाद आपका नाउन नहीं है, केवल सेंटेंस यहीं तक है, तो इसके बनाने का ढंग दूसरा है। लेकिन अगर इस इन्फिनिटिव के बाद आपका नाउन है तो उसके बनाने का ढंग ये है। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे बनाएंगे। तो इट इज, फिर क्या करेंगे, टाइम फॉर द रामायण, it is time for the Ramayana to be recited, to be recited now। हाँ, यहाँ मुझे ये बताना था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब नाउन, इसके बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। हालांकि मैंने यहीं तक बताया था, यहाँ तक का मतलब इसलिए क्योंकि मेन कन्वर्जन यही है कि जब आप इट इज़ टाइम लिखते तो फॉर, चूँकि इसमें फॉर कहीं होता नहीं, और जब फॉर कहीं होता नहीं है तो फिर लड़के के दिमाग में अगर नियम नहीं है, उसको पता नहीं है, तो फिर कहाँ से लाएगा। इसलिए फॉर, फिर प्लस ये आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी ये इन्फिनिटिव होती है, इस इन्फिनिटिव का मेन पैसिव ये होता है यहाँ पे, तो इसको कर दिया टू बी रिसाइटेड, और ये आपका एक्स्ट्रा है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए आपको इट इज़ थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करते हैं। तो इट इज़ टाइम टू प्ले, एक इतना दिया है और एक दिया है इट इज़ टाइम टू प्ले द गेम, ठीक है ना। इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग ढंग से बनाएंगे। ये मत समझिए कि दोनों मतलब एक ही स्ट्रक्चर पर बनते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कहा था ये फ्रेज होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए, फिर नाउन होना चाहिए। तो ये वाला तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये बन रहा है। ये कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे ऐसे, इट इज टाइम टू बी प्लेड, ये ऐसे बनेगा। मतलब इसमें फॉर प्लस नाउन वाला काम नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नाउन है नहीं। अगर इसमें नाउन नहीं है तो आप ये नियम कैसे लेके चल सकते हो। तो इसका बनाया जाता है सीधे इट इज़ टाइम और प्लस इन्फिनिटिव का पैसिव बना दिया जाता है। अगर टू प्ले है तो टू बी प्लेड, और टू अगर लिखा हुआ है कि इट इज़ टाइम टू प्ले, इट इज़ टाइम टू डू या टू वर्क, इट इज़ टाइम टू वर्क, इट इज़ टाइम टू लिसन द टीचर। अगर इस तरह से दिया हुआ है लिसन द टीचर होगा तो फिर आपका नाउन आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ टाइम टू बी प्लेड। ये आपको ध्यान देना है इसमें। तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर इस तरह होगा तो ऐसे चलेंगे। तो ये हो गया इट इज़ टाइम फॉर द रामायण टू बी रिसाइटेड नाउ। रिसाइट का मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना, उदाहरण देना भी होता है। तो रिसाइट का मतलब वर्णन करना हो गया, यानी कि हम रामायण की व्याख्या करें, उसका वर्णन करें। अब उसी का समय है। इसके बाद है आपका करेक्शन, देख लीजिए। बर्न द, पहला है बर्न द लैम्प एज इट इज गेटिंग डार्क। बर्न द लैम्प लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बर्न द लैम्प, ठीक है ना। एज इट इज गेटिंग
और डार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो बर्न द लैम्प जो लिखा हुआ है यही गलत है, ये पॉइंट, क्योंकि बर्न माने जलाना होता है, मतलब आग में किसी चीज़ को जलाना, वो बर्न द लैम्प होता है। अब यहाँ लैम्प जो जलाने की बात की जा रही है वो प्रकाश के उद्देश्य से, कि आप लैम्प जला दो, बर्न द लाइट, जैसे कभी कभी बर्न द कैंडल जैसे लिखा होता है। बर्न द कैंडल का मतलब मोमबत्ती जला दो, तो क्या मोमबत्ती पूरी मतलब उसमें रख करके पूरा सुहा कर देंगे क्या, या लैंप पूरा डैमेज करके जला देंगे। जलाने का मतलब ये है कि तीली से उसकी बत्ती जला दो तो प्रकाश होने लगे। तो इसलिए यहाँ पर बर्न शब्द गलत है, यहाँ पर होना चाहिए लाइट द लैम्प, लाइट द लैम्प, या लाइट द कैंडल कभी कभी होता है। तो लाइट द लैम्प एज इट इज गेटिंग डार्क, ये आपका पहला है। ए बार्क डॉग सेल्डम बाइट, चूंकि ये प्रोवर्ब है, जो होती है बार्किंग डॉग, अब बार्किंग डॉग, तो बार्ड को बार्किंग कर देंगे। फिर है अ रोल्ड स्टोन गेदर नो मॉस, ये दूसरी अनदर प्रोवर्ब है, जिसका मतलब होता है ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस। तो जैसे बाग डॉग लिखा हुआ है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, जिसको कहते हैं कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं, तो वो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट होता है। इसके बाद लिखा हुआ है अ रोल्ड स्टोन गेदर्स नो मॉस, इसका मतलब होता है कि जो अनस्टेबल वर्कर होते हैं नेवर सक्सीड, अनस्टेबल अस्थायी काम करने वाले होते हैं वो कभी सफल नहीं होते। कहते हैं बदल बदल कर काम करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता है। जो रोलिंग स्टोन होता है वह एक जगह पे टिकता नहीं है, तो रोलिंग स्टोन कहते हैं, तो रोल्ड नहीं होता है, रोलिंग होता है। इसके बाद है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, इसमें होता ये है कि दोनों सेंटेंस इसमें पास्ट परफेक्ट में नहीं होते जब बिफोर और आफ्टर को कंजंक्शन लेता है, और दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होते हैं। एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। बस कौन सा होता है, जो काम पहले जो हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो काम बाद में हो रहा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब बात ये है बिफोर और आफ्टर की, अगर मान लीजिए आपका ये बिफोर है, ठीक है, ये, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इधर होना चाहिए आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। और होता क्या है कि जब आपका आफ्टर होता है, आफ्टर कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जब आफ्टर होता है यहाँ पर, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर फिर पास्ट ये इंडेफिनिट होता है, और फिर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है। जब ये दोनों कंजंक्शन होते हैं, जब ये दोनों कंजंक्शन होते हैं, तो ना तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, ना दोनों पास्ट परफेक्ट में होते हैं। यह भी तब भी ये भी नहीं सुनिश्चित किया जा सकता कि कौन सा सेंटेंस पहले कौन सा बाद में। हाँ, जब हम इनका यूज देख लेंगे, अगर बिफोर है तो पहले पास्ट परफेक्ट होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर आफ्टर है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा और फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बाद वाले हैड को हटा देना है, ये ध्यान रखना। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब दोनों तरफ इस सिचुएशन बनती है, तब मान लो किस वाले हेड को हटाएं, तो चूंकि बिफोर लगा है, बिफोर लगा है तो कौन से वाले हेड को हटाएंगे, ये पास्ट परफेक्ट है तो हेड यहाँ आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेड यहाँ नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, तो बाद वाले हेड को हटा देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है एक्सीडेंट और इंसिडेंट, तो एक्सीडेंट माने होता है दुर्घटना यानी बुरी घटना, और इंसिडेंट माने कोई भी घटना हो, किसी भी तरह की घटना हो, उसको हम इंसिडेंट कहते हैं। फिर लिखा वर्बल, तो वर्बल जो लिखा होता है, वर्बल, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब जैसे कोई बात ना न लिखी जाए तो वर्बल वो जो है शाब्दिक होता है। शाब्दिक का मतलब नहीं समझे, मतलब मौखिक, कोई बात यूं ही कह दी जाए शब्दों में या मौखिक ऐसे बोल दिया जाए, लिखित भी कितना हो। और जो वो लिखा वर्बोस, वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, या फिर हम शब्द बहुल कह सकते हैं। और शब्द बहुल का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ वर्ड्स, ऐसा कोई आर्टिकल
ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन जिसमें बहुत सारे शब्द हों, उसको हम वर्बोस कहते हैं। फुल ऑफ वर्ड्स, ये फुल ऑफ वर्ड्स है, ये यूज ऑफ वर्ड्स है। मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका फुल ऑफ वर्ड्स। फुल ऑफ वर्ड्स, और ये है यूज ऑफ वर्ड्स। शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई बात कहना, शब्दों में मौखिक, और या फिर शब्दों का प्रयोग करके इतना सारा बोल देना कि उसमें शब्द ही शब्द हो जाए, उसी को फुल ऑफ वर्ड्स कहते हैं। फिलहाल तो ये सेट खत्म हो गया, सेकंड लास्ट भी। अब आप देखिए कहीं पर कोई भ्रम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, हाँ इसका आंसर आप लोग टाइप करके मुझे आराम से भेज सकते हैं। जिन बच्चों से बने और जिन बच्चों से ना बने कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में उसको बना दूंगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। सभी को शुभकामनाएं।